नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख 7 सितंबर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। करंट अफेयर के प्रश्नों को बाद में देखेंगे। इसी के बाद 10 प्रश्न करंट अफेयर के, 20 प्रश्न आज के टॉपिक पे। बढ़िया टॉपिक है, प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छे से सुनिए, प्यार से, और इसको तैयार करिए। आपको प्रश्न लगभग हर एग्जाम में कोई ना कोई इससे मिलेंगे। और जब ये डेली 30 आप तैयार किया कीजिए तो इससे रिलेटेड चीजों को भी थोड़ा सा पढ़ा करिए। यहीं पे क्लास का अंत नहीं हो जाता। ये तो मैं शुरू करता हूं, स्टार्टिंग मैं करता हूं, अंत आपको करना पड़ेगा। क्लास मैं लेता हूं, सिलेक्शन आपको लेना पड़ेगा। मैं गाइड कर रहा हूं केवल आपको कि ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय है जो कि सबसे शीर्ष न्यायालय है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको एक अभिलेखीय न्यायालय या अभिलेख न्यायालय माना जाता है, रिकॉर्ड कोर्ट माना जाता है। वहां के रिकॉर्ड जो होते हैं उस कारण से माना जाता है या किस कारण से, इसका अर्थ क्या है तो बताइए। इसकी संपूर्ण कार्यवाहियां तथा निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और देश के सभी न्यायालयों द्वारा इन निर्णयों को न्यायिक दृष्टांत के रूप में मानना अनिवार्य है। अब बताइए, दोनों इसमें सही है या एक सही है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। बताइए। थोड़ा सा मैं वेट इसलिए क्योंकि आप अरबराए ना, अरबरी में गड़बड़ी हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है। इसकी संपूर्ण कार्यवाहियां और निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और देश के सभी न्यायालयों द्वारा इन निर्णयों को न्यायिक दृष्टांत के रूप में मानना अनिवार्य है। तो इस कारण से ये दोनों के दोनों इसके उत्तर सही हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अब इसमें संविधान का जो अनुच्छेद 129 है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ के हमको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अब अनुच्छेद पे भी डिटेल में जाके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 129 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में माना गया है और इसकी कारण इसका यही है कि इसकी कार्यवाहियां और जो निर्णय होते हैं वो प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और सभी न्यायालयों द्वारा इनको न्यायिक दृष्टांत के रूप में मानना अनिवार्य होता है। अगर एक बार फैसला इसने कर दिया तो इस फैसले को फिर नजीर ये पेश हो जाती है। इस फैसले को जो और न्यायालय है उनको मानना होता है और इससे ऊपर तो कोई है नहीं। और इसी कारण से ये अनुच्छेद 129 में ये एक अभिलेख न्यायालय के रूप में इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किन्हीं वैधानिक समस्याओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्रदान किया गया है और इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है। राष्ट्रपति आई लव यू बोलता है, ऐसा आप कह सकते हैं। परामर्श देने की 7 न्यायाधीशों की ज्यूरी विचार करती है परामर्श जब देना होता है। और दूसरा अगला है कि वैधानिक राय को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। और अगला है कि वैधानिक राय देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं है। ये भी एक है, ऐसा भी है कि वो वैधानिक राय देगी। लेकिन जो ये 7 न्यायाधीशों की ज्यूरी की बात की गई है, ये 7 न्यायाधीशों की ज्यूरी इस पे विचार नहीं करती है। यहाँ पर जो ज्यूरी की बात है वो 5 की बात की गई है। 7 की जगह 5 होता तो ये सही होता, तो इसका बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी ना वो बाध्य है देने के लिए और ना वो बाध्य है राय मानने के लिए, तो दोनों बातें यहाँ पर सही है। ना वो राय देने के लिए बाध्य और ना वो राय मानने के लिए बाध्य है। ज्यूरी 5 लोगों की होगी, 5 न्यायाधीशों की, और 5 न्यायाधीश जो है वो फैसला सुनाएंगे और अगर राष्ट्रपति को मानना होगा तो राष्ट्रपति महोदय उसको मानेंगे। अगला जो प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग लगाया गया है। महाभियोग भी चलता है ना, तो उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश पर अभी तक महाभियोग लगाया गया है, ये कहा जा रहा है। बताइए। और दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनमें अभी किसी पर भी महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया है, तो इसलिए पहला गलत है। और दूसरे की जहां तक बात करें तो दूसरा जो है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए 2/3 बहुमत जो है उनका, मतलब 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट कर सकते, मान सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना।
तो ये जो है आप ध्यान रखना, इस पे प्रश्न आपसे अक्सर बनते हैं। और इसमें ये 2/3 का जो सदस्यों का समर्थन है ये भी आपसे अलग से पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको बहुत सही से ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। यानी कि मान लीजिए कि उनको 2 लाख रुपए वेतन मिल रहा है, अंत में जब रिटायर हुए 2,02,000 रुपए मिल रहा था, या 2 लाख कुछ भी आप मान लीजिए कि वो मिल रहा था, तो जस्ट इसका हाफ मिलेगा, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और दूसरा है कि भारत में दोहरी न्याय व्यवस्था है, भारत में दोहरी न्याय व्यवस्था है। अब यहां पर इसका उत्तर आप दीजिए। जब कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, उसकी जितनी भी, लगभग ये हर सर्विस में है जिसमें पेंशन, अब तो पेंशन है नहीं। अब अखिलेश गवर्नमेंट कह रही है कि, मतलब गवर्नमेंट नहीं कह रही है, अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश यादव, कि जब गवर्नमेंट आएगी, हमारी सरकार बनेगी सपा की, तो हम जो है जो पेंशन प्रणाली है उसको बहाल करेंगे। तो ये क्या है, ये यही है कि हमको वोट दो, और ये वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा भी है। तो अभी तो समाप्त ही हो गया है सब। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा जो है दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी न्याय व्यवस्था तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर तो बिल्कुल एकल न्याय व्यवस्था है। और यहाँ पर, यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है वो, उसमें सर्वोच्च जो न्यायालय है वो सबसे ऊपर है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और एकीकृत न्याय व्यवस्था जैसे अमेरिका में नहीं है, अमेरिका के विपरीत यहाँ पर संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था यहाँ पर है, अमेरिका में नहीं है। वहां पर जैसे स्टेट लेवल पे भी अपने कोर्ट होते हैं, यहाँ पर हाई कोर्ट है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही है। उसी के, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा तो हाई कोर्ट उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, और हाई कोर्ट में जो फैसले नहीं हो पाएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगा व्यक्ति। तो इस तरीके से ये एकल न्याय व्यवस्था है, और जो व्यक्ति निर्णय कहीं नहीं पाता है वो जाके सुप्रीम कोर्ट में निर्णय प्राप्त करता है, और उसकी समस्या का समाधान होता है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब नियुक्त कर सकता है, बताइए। तो कब नियुक्त कर सकता है? तो ये जो नियुक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश का अगर पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, और मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अब इनमें से कोई एक सही होगा या सब? तो ये सभी के सभी सही है। ऐसी कंडीशंस में ये स्थितियां जब होती हैं तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है राष्ट्रपति न्याय, किसी भी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का, ठीक है ना, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और ये किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है उसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, और इसमें यही शर्तें हैं, इसलिए जो प्रश्न में दिया है उसकी व्याख्या अलग से देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय था? तो उच्चतम न्यायालय ने किस देश के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था? अब किस देश के प्रिवी काउंसिल का करेगा? ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। जब भारत आजाद हुआ उसके पहले यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे, तो उन्हीं को तो करेगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रिवी काउंसिल एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग विधि या कानून के क्षेत्र में किया जाता है। किसी देश के राष्ट्र अध्यक्ष को या जो संस्था सलाह मांगने के लिए योग्य हो उसको सलाह देने वाली संस्था जो होती है उसी को प्रिवी काउंसिल कहा जाता है ना। और भारत के उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन की जो प्रिवी काउंसिल है उसी का स्थान ग्रहण किया था। अपील का वो सर्वोच्च न्यायालय वहां पर हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारत से पूर्व अनुमति लेकर उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं स्थापित कर देगा। और अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। आपको बताना है कौन सा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, ये बात कही गई है। और जहां तक रिट की बात है, ये 139 में अनुच्छेद जो 139 है उसमें रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
139 है सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, और 141 है सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के न्यायालय की एकल व्यवस्था किस अधिनियम से ली गई है? भारत सरकार का अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से, या पिट्स इंडिया एक्ट 1973, या स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 का था, इसका हमारे संविधान पर बहुत प्रभाव है, और इस अधिनियम से ही भारत एक संघीय राज्य है, इसकी जो एकल प्रकृति है, एकीकृत न्याय प्रणाली है, त्रिस्तरीय जो संरचना है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इसकी ये सब 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1935 के अधिनियम का बहुत ज्यादा प्रभाव है हमारे संविधान पर। अगला जो प्रश्न है, संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार किसको प्राप्त है? कोई मामला पड़ेगा तो कौन करेगा? तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्राप्त है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो व्याख्या संविधान की जाती है, उस व्याख्या को सर्वोपरि माना जाता है, वो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार देता है। और इसका अर्थ क्या होता है कि अपने द्वारा जो निर्णय इसने सुनाया है उसमें ये परिवर्तन कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। जो उसने सुना दिया वो नजीर पेश हो जाएगी, आगे के लोग उसको मानेंगे, लेकिन अगर वो चाहे तो खुद परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? मान लीजिए कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के संबंध में कोई विवाद हो गया, तो कौन इसको सेटल करेगा? तो इसको सेटल कौन करेगा? और सब एक प्रश्न ये बन सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और ये जो अधिकार है, ये मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनिशियल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत ये आता है। इसको आप ये मत मारिएगा अपीलीय परामर्शदात्री, ये मूल या आरंभिक अधिकार के अंतर्गत ही इसके आता है। और ऐसे विवादों की सुनवाई कोई अन्य न्यायालय नहीं कर सकता, वो यही करेगा, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इसका इनिशियल ज्यूरिडिक्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारण का भी प्रश्न बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार या आरंभिक अधिकार क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है? सम्मिलित अभियोग कौन कौन से हैं, ये बताइए। तो एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर अगर विवाद में राज्य सरकार है, दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्य सरकार भी हो सकती है। दूसरा है कि एक ओर भारत सरकार के साथ एक या एक से अधिक अन्य राज्य हो, और तीसरा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए। हर जगह पे सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, उसी के पास जाएगा मामला, और ये इसका मूल अधिकार या आरंभिक अधिकार है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन, सारे के सारे ये ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 133 31 याद रखिएगा, 131 अनुच्छेद आर्टिकल जो है संविधान का, ए 131 जो है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है, और उसमें यह कहा गया है ये तीनों कंडीशन कि ऐसा होगा तो ये इसके मूल अधिकार या आरंभिक अधिकार के अंतर्गत मसला आएगा, मामला ये आएगा। सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। अनुच्छेद दिए हुए हैं और बढ़िया इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 124(4), अनुच्छेद 124(4) राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को बुरे आचरण या अयोग्यता के कारण पदच्युत कर सकता है, सही है। अनुच्छेद 125(2) में कहा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी तथा पेंशन में कार्यकाल के दौरान कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। कोई नकारात्मक या कोई परिवर्तन, मतलब नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते, कोई परिवर्तन तो सकारात्मक हो ही सकते हैं, ये भी सही है। जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 146(3) है, उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि से दिए जाए, और ये सब सही है। रट लीजिए तीनों अनुच्छेदों को, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 124, 125, 146। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, ये सभी यहाँ पर सही है। अगला जो प्रश्न है, किसी भी विषय पर राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? और ये प्रश्न अभी हम कर चुके हैं एक स्टेटमेंट के अंतर्गत, लेकिन अलग से भी मैंने सोचा इसको बना देते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा तो यही 5 इसका उत्तर हो जाएगा। 5 की बेंच होनी चाहिए, 5 न्यायाधीशों की बेंच ये होनी चाहिए। ठीक है, और 5 न्यायाधीशों की कम से कम बेंच होगी, इससे ऊपर तो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए 5 होनी चाहिए। तभी भाई राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं परामर्श, कानूनी परामर्श, तो कोई मामूली बात थोड़ी ना है।
तो जो न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं होते हैं, वो अपनी असहमति और उनके कारण भी वो अपने निर्णय के साथ प्रस्तुत कर देते हैं। कम से कम 3 न्यायाधीश, अगर 5 में से 3 एक पक्ष में होंगे, तभी ये फैसला, मतलब तभी वो सलाह देगा। अब कोई सहमत नहीं है कोई बात से, तो वो अलग रह जाएगा, कारण भी उसका प्रस्तुत करेगा कि मैं इस कारण से नहीं हूं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। या तो ये न्यायाधीश के समक्ष लेंगे, या फिर उन्होंने जो व्यक्ति नियुक्त किया है उसके समक्ष लेंगे। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और ये दोनों की दोनों बातें सही है। कोई जरूरी नहीं है कि न्यायाधीश राष्ट्रपति के सामने ही शपथ ले। राष्ट्रपति महोदय किसी को भेज सकते हैं और अपनी जगह पे, किसी को मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना किसी को भी भेज देंगे। तो उनके द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा उसको मानकर ये शपथ लेंगे, मानेंगे कि वो राष्ट्रपति महोदय ही आए हैं। ठीक है। तो और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। उसमें उनके नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते अगर वो पद पर बैठ गए हैं उसके बाद, है ना। और इनको भत्ते वत्ते बहुत मिलते हैं। अगर इनको बुखार भी आया तो पैरासीटामॉल का बिल पहले ही लगा बिल्कुल फिट रहता है ना। ये जितना वेतन पाते हैं उससे कई गुना इनकी सुविधाएं होती हैं। बिल्कुल एक एक रुपये लोग निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है। सब ऐसा मत सोचिएगा कि जज लोग क्या अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेशन ये सब नहीं लेते होंगे। सब एक एक पैसा सब लोग लेते हैं। और भाई वो उनका अधिकार है, उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं, अच्छी बात है, माननीय है वो। तो सुविधाओं से बिल्कुल लैस होते हैं। आप लोगों का भी ड्रीम हो तो आप बनिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। 65 वर्ष की आयु से पहले कोई भी न्यायाधीश अपनी इच्छा अनुसार त्यागपत्र नहीं दे सकता। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को बुरे व्यवहार या अयोग्यता के कारण 65 वर्ष की आयु से पहले भी पदच्युत कर सकता है। तो 65 वर्ष की आयु से पहले कोई भी न्यायाधीश अपनी इच्छा अनुसार त्यागपत्र नहीं दे सकता। ये कहां लिखा है? भाई हमारा काम करने का मन नहीं है, आपने मुझे न्यायाधीश बनाया, मैं काम नहीं करना चाहता तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। ये तो अपना एक व्यक्तिगत अधिकार है ना। और बनने वालों की संख्या थोड़ी ना कम है कि दोबारा किसी को बनाया नहीं जा सकता। तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर ये आसीन रहते हैं, ये तो बात सही है। इच्छा अनुसार त्याग पत्र भी दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और पदच्युत भी किया जा सकता है इनको। इसके लिए दोनों जो संसद के दोनों सदन हैं अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष हो जाएगा। तो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं, हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं कि जाओ भाई, अब आपका काम समाप्त है, अब आपको इस पद पर नहीं रहना है। तो वो इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि संसद में पास हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 124(4) में ये पद से हटाने का आदेश कैसे होगा ये दिया गया। लेकिन अभी तक किसी को महाभियोग लगा के हटाने की जो बात है, अभी तक किसी के ऊपर महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक हो, 15 वर्ष तक किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, और उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। तो वकालत करने वाला सही है, पारंगत विधिवेत्ता सही है, भारत का नागरिक। ये जो 15 वर्ष की बात की जा रही है किसी एक या दो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, तो ये कई क्राइटेरिया है, इनमें से ये 15 वर्ष नहीं है, ये 5 वर्ष है। अगर 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में कोई रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय में बन सकता है, बस इतना। अब उच्च न्यायालय में बनने के लिए जो क्राइटेरिया हो तो पहले ही वो पार कर चुका है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। और अनुच्छेद जो 124(3) है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं निश्चित की गई है। किसमें? अनुच्छेद 124(3). तो आर्टिकल तुरंत याद कर लिया कीजिए। भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक किसी या एक या कई न्यायालयों में मिला के वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, कम से कम 10 वर्ष तक उसने लगातार या एक या दो किसी भी न्यायालय में वकालत की हो, और मतलब किसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, और राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इतनी योग्यता रखते हैं तो आप भी बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है
तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। स्वीकृति कौन देगा? अगर स्वीकृति की बात की जाए तो स्वीकृति देगा राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये नियुक्त की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 127(1) में कहा गया है कि किसी कारणवश न्यायालय की बैठक करने के लिए अगर कोरम नहीं पूरा हो रहा है तो राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति लेके मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। और उस व्यक्ति को जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो उसको तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे किसी को भी नहीं, जो योग्यता रखेगा उसी को। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, है ना। और इसमें प्रधानमंत्री की सलाह वाला कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 124(2) में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने पूर्ण अधिकारों के अंतर्गत करेगा, करता है। और इसके लिए वह आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का परामर्श ले सकता है। और भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के चाहे जितने न्यायाधीश की सलाह वो ले सकता है, ये भी है। और संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि क्या प्रावधान किया गया है, मतलब स्पष्ट प्रावधान है, उसके बावजूद भी भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राजनीतिक फैसले से प्रभावित होती है। प्रावधान तो ये किए गए हैं, लेकिन जो नियुक्ति है वो राजनीतिक फैसलों से प्रभावित हुए बिना कहाँ रह सकती है ना, कहाँ रह सकती है। तो इस तरीके से आप राजनीति से किसी चीज को अलग नहीं कर सकते हैं, राजनीति से आप किसी चीज को अलग नहीं कर सकते हैं। भाई जजों की नियुक्ति होती है तो वो कहीं ना कहीं प्रभाव उसमें राजनीति का भी होता है। तो पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय वरिष्ठता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब विधि आयोग की जब रिपोर्ट आई तो उसमें ये ध्यान दिया जाने लगा, है ना। तो वरिष्ठता पे अब दिया क्या, अब कई बार इसको भी गवर्नमेंट जैसा चाहती है कई बार ऐसा कर देती है, जबकि ये सही नहीं है, लेकिन होता है, क्या करेंगे, बहुत सारे काम है जो सही नहीं होते हैं। भारतीय संविधान में संसद को यह शक्ति है कि वो विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या विहित करे, जो चाहे तो उसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। और वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 30 है, मतलब जो विधि बनी हुई है ना, तो वो कितनी होनी चाहिए ये बात है। तो पहला तो इसमें सही है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये अगर इसमें हम मिला देते हैं न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी, तो ये संख्या अभी कितनी है, मतलब मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या अब जो है 33 है। अब उसको जोड़ देंगे तो एक क्या हो जाएगी, 34। इसके बाद तो कोई अपडेट है नहीं। बाकी पहले क्या थी उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कब क्या थी, इतिहास आपसे इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब वर्तमान में ये 34 है। अगला जो प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन आपको बताना है। ये भारत का उच्चतम न्यायालय है, अपेक्स कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल सही है। और इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये दूसरा भी सही है। और संविधान के अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये हमारे आज के डेली 30 के टॉपिक के प्रश्न रहे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है, तो करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया। यहां पर पहले लिखा होता तो ज्यादा अच्छा। पहला जो जैव ईंट आधारित भवन है वो कहां पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया गया है, तो ये आईआईटी हैदराबाद में किया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसको बनाया कैसे गया है, एग्री कचरे से, एग्रीकल्चरल जो कचरा है उसको लिया गया, कृषि कचरा, और उससे जैव ईंटें बनाई गई और उससे फिर इमारत बनाई गई। कहाँ पे, आईआईटी हैदराबाद। और धातु के ढांचे द्वारा समर्थित है। जैव ईंट जो बनाई गई हैं उसमें धातुओं से ढांचे बनाए गए, उसके ऊपर बायो ईंट का निर्माण किया गया और ये मजबूत भी रहेगा और बायो का यूज किया गया है, तो कई इन्वायरमेंट दृष्टि से भी ये कई लाभ हमको देगा। और ये जो अब ऐसा है धीरे धीरे गर्मी को कम करने में भी ये मदद करेगा। बाकी इसको कास्ट तो ज्यादा आएगी, लेकिन अगर इसको इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा डेवलप कर दिया जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो हमारी जैसे गर्मी की समस्या है, प्रदूषण की जो समस्या है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनसे हमको निजात मिलेगा। इको फ्रेंडली है ये सब, कहने का मतलब ये है। कहीं पर जब आप लिखिए
ऐसे वगैरह तो इनको डालिए। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बैंक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको कहते हैं ESFB। इसने अभी रानी रामपाल, ये महिला हॉकी खिलाड़ी है, और ये जो है क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। तो हॉकी टीम और इनका, ये दोनों लोगों का ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। 39 साल से कोमा में चल रहे फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हो गया, 39 साल से ये महोदय कोमा में थे, जीन पियरे एडम्स, और इनका अभी निधन हो गया। फुटबॉलर थे, कहां के थे ये पूछा जा सकता है, फ्रांस में। 39 साल तक, आप सोचिए 39 साल तक को 1982 में ये इनकी एक सर्जरी हुई थी, तो उसमें कुछ मेडिकल गड़बड़ियां हुई और उन्हीं के कारण से ये कोमा में चले गए। एक मिस्टेक कभी कभी व्यक्ति की जान लेती है, और जान लेने से बुरा तो ऐसा होता है। और ये जो है कोमा में तब से बने हुए थे, अब जाके इनकी डेथ हुई है। कितनी खराब जिंदगी होती है ऐसे लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ना। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने ये पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया है, और ये भारत का पहला होगा, भारत का ये पहला होगा। और ये आदिराम पट्टिनम से, वहां पे जो अभ्यारण्य है, ये आदिराम पट्टिनम से अमाबपट्टिनम तक पाक की खाड़ी के उत्तरी भाग में ये फैला होगा। और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमानों के अनुसार 200 से 250 डुगोंग जंगलों में बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु के पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वहां पे मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु का राजनीति देखा जाए तो भारत नाट्यम है। ये सब भी आप ध्यान में रखें। अगला जो प्रश्न है, वतन प्रेम योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? वतन प्रेम योजना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो वतन प्रेम जो योजना है, इसका संबंध है गुजरात से, वतन प्रेम योजना। और ये योजना गुजरात सरकार के द्वारा मादर ये वतन योजना का एक नया रूप रखा गया है, और इसमें राज्य सरकार और बाहर से NRIs योगदान करते हैं। इसमें केंद्र सरकार नहीं, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो, और इसमें आधा योगदान करते हैं जो NRI हैं। गुजरात के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। और इसमें जो परियोजनाएं हैं, वतन प्रेम योजना में ग्रामीण स्तर की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा इसमें, जैसे स्कूलों और पुस्तकालय में स्मार्ट कक्षाएं, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, है ना। तो CCTV निगरानी प्रणाली, जल पुनर्चक्रण, जल निकासी, सीवेज प्रबंधन, इन सब पर इसके अंतर्गत जो पैसा होगा इस परियोजना में शामिल करके खर्च किया जाएगा। बस स्टैंड, सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट है, कहने का मतलब समाज की भलाई के लिए। अगर आप GIC लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा करंट अफेयर का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसको फॉलो कीजिए। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 टेस्ट है, 149 रुपए में केवल वो दिए जा रहे हैं। आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो सारे टेस्ट मिलेंगे, आप लास्ट डे में ज्वाइन करेंगे तब भी सारे टेस्ट मिलेंगे, सबका PDF भी मिलेगा, रिवाइज कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 संस्करण जारी किया गया। इसमें शीर्ष भारतीय संस्थान, ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इसमें शीर्ष भारतीय संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान है। सॉरी, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो है शीर्ष जो संस्थान है, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो है वो शीर्ष स्थान पर यहाँ पर है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये इसके बारे में डिटेल हमने चर्चा की थी, तो ज्यादा व्याख्या यहाँ पर हम नहीं करेंगे, एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। तो ये अध्यक्ष का जो निधन हुआ है, इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि इनका नाम क्या था। तो इनका जो नाम था जैक्स रोग। कौन? जैक्स रोग। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जैक्स रोग का भी निधन हुआ है। और ये जो जैक रोग है, ये 2001 से 2013 तक IOC के अध्यक्ष रह चुके हैं, 12 साल तक अध्यक्ष रहे हैं। 3 ग्रीष्मकालीन खेल इन्होंने कराए, 3 शीतकालीन खेल कराए, और उनकी जगह थॉमस बाक ने फिर ली। और IOC के 8वें अध्यक्ष ये थे, कौन?
जैक्स रो, अब ये थॉमस बाक इस समय है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा? तो केवल पूछा जा रहा है कि चट्टग्राम जो बंदरगाह है, इसको चट्टग्राम भी लिखा जाता है और चट्टोग्राम भी लिखा जाता है, तो ये बंदरगाह कहां पर है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये अक्सर चर्चा में रहता है। भारतीय नौसेना का जो अपतटीय गश्ती पोत है आईएनएस सावित्री इसका नाम है, ये चट्टग्राम बंदरगाह पे पहुंचा और इसमें मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, कोविड-19 से निपटने के लिए जितने भी इक्विपमेंट जरूरी हैं कुछ, उनको बांग्लादेश को हेल्प के तौर पर भेजा गया है। और ये ध्यान रखना आप, जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और भारत हेल्प करता रहता है, हेल्पफुल नेचर है भारत का। लेकिन भारत ये जो हेल्प करता है, कई बार देश उसको भूल जाते हैं, अन्य जो देश है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? भारत का ये पहला है और ये है क्या? बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज। तो इसका नाम रखा गया है ध्रुव। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या नाम रखा गया है? ध्रुव नाम रखा गया है। और ये भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। और इस जहाज का निर्माण किसने किया अगर पूछ लिया जाए तो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा किया गया है ना। और डीआरडीओ भी इसमें शामिल है और तकनीकी अनुसंधान संस्थान भी इसमें मदद कर रहा था, एनटीआरओ। और आईएनएस ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के अनुसंधान, उनका पता लगाने और समुद्र के बेट का नक्शा बनाने, इन सब का काम करता है। और इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना सामरिक बल कमान एसएफसी के द्वारा संचालित किया जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के करंट अफेयर का, हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? तो इस पर, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। और ये जो नदी है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। और इस नदी के बारे में क्यों चर्चा की जा रही है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कसाई नदी रेड हो गई। इसको मैंने ज्योग्राफी में डिस्कस किया था और ये रेड हो गई। और ये रेड हुई, यहाँ पे तो आपको येलो दिख रही है लेकिन रेड ही मानिएगा, चलिए मैं इसको रेड ही कर देता हूँ, आपको ये ना लगे कि हाँ इसको बता के रेड आप येलो क्यों किए दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको रेड कर लेते हैं। यहाँ पे तो रेड कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये कसई नदी हो गई रेड, पूरी लाल हो गई। और जब लाल हो गई तो दरियाई घोड़े और मछलियां जो थी वो मर गए, प्रदूषण फैला। और एक उसकी नदी है तिसिकापा। तो तिसिकापा जो नदी है, तिसिकापा नदी में एक्चुअली जो हुआ था इन्फेक्शन, उसी कारण से ये हुई। और इस तिस्पाका जो नदी है, तिस्पाका नदी में, ये इसकी सहायक नदी है, वहां पे प्रदूषण फैला था। वहां पे खनन जो सुविधा परियोजनाएं हैं उनका रिसाव हुआ, तो उस कारण से इसमें प्रदूषण फैला और ये रेड हुई। और यहाँ के जो जीव जंतु हैं, जो पारिस्थितिकी है समुद्र की, वो डिस्टर्ब हुई। इस कारण से ये चर्चा में आई। तो आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं, लोगों तक इसको शेयर करें, पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो आप हमको बताएं क्या कमी है। कुछ लोग सोचेंगे डिसलाइक नहीं बोल रहे हैं, मैं अपने को क्यों कहूँ डिसलाइक करें, आपका मन हो तो जो मन हो करें। थैंक यू सो मच।